गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग जो आपका 12 तारीख को पेपर होने जा रहा है और 16 तारीख को जो पेपर होने जा रहा है उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल 12 तारीख के पेपर पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आने की उम्मीद है। तो अभी आप ये मान के चले कि अभी तक तो कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर आता था, तो दूसरे तरीके से आता था क्योंकि पिछली बार वन लाइनर भी आया था। लेकिन इस बार जो अभी पेपर हो चुके हैं, जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है या अदर सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है, तो उसमें हमने देखा है कि 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंक का है। और अगर जो शुरुआत के 2 या 3 क्वेश्चन हैं उनमें वो डिवाइडेशन कर रहे हैं साढ़े 7.5 नंबर का। तो अगर 7.5 नंबर का क्वेश्चन का डिवाइडेशन है, चूंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो अदर स्कूल से आ रहे हैं पेपर देने, तो वो पूरा पेपर हल नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो 15 नंबर का जो क्वेश्चंस है उसमें 15 नंबर में मान के चलिए बहुत ज्यादा 1 या 1.5 पेज लिख रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 1 या 1.5 पेज में काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 15 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 3.5 से 4 पेज तो आपको लिखना है। ये आप मान के चलिए कि 3 घंटे का समय है और 3 घंटे के समय में को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो एक क्वेश्चन आपका कम से कम 40 मिनट में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 35 से 40 मिनट में अचीव करना है। तो 35 से 40 मिनट में यानी 4 पेज आप आराम से लिख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये फंस रही है कि जो 7.5 नंबर का है उसे आप कम से कम 2 से 2.5 पेज में जरूर लिखें, क्योंकि अगर आपको नंबर लेने हैं तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आप पेपर दे रहे हैं और पेपर में आपने 1.5 पेज लिख दिया, 2 पेज लिख दिया और आपके नंबर ही नहीं आए, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पेपर नंबर कैसे अच्छे आए इसके लिए हम लोग कुछ बातें करेंगे और कुछ उन क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कारण ये है कि जो इम्पोर्टेंट है, देखिए कहीं कोई पहली बार चूंकि पेपर हो रहा है तो मैं अपना गेस ही केवल बता सकता हूं कि हमारे हिसाब से आएगा तो सिलेबस से ही। सिलेबस से बाहर तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि पेपर आपका क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर आएंगे। तो उन्हीं में किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ करके आप जो है कंफ्यूज ना हो, वहां पर आपके दिमाग में विचार आए और आप लिख सकें। क्वेश्चन की भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप चूंकि थ्योरिकल हिसाब से पेपर दे रहे हैं, तो आपका जो माइंड है किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखेगा एट ए टाइम, किस तरीके से आप हेडिंग बना सकें तुरंत खुद के खुद, तो ये सब चीजें आपकी काबिलियत पर निर्भर करी जाती हैं और यही चीज आपकी देखी जाएगी। यही तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को देखकर अपने मन से हेडिंग बना लें, उसके अंदर लैंग्वेज भर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नंबर अच्छे आए। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिखा, मान लीजिए आ गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगर ऐसा आ गया मान लीजिए क्वेश्चन, या मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कीजिए। अब ये 7.5 नंबर में मान लीजिए आपका आया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि 7.5 नंबर का मतलब हमारे हिसाब से 2.5 पेज से तो आप कतई करना लिखें। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय। आपने हेडिंग डाली कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय, आपने हेडिंग डाल दी। हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद आपने लिखना शुरू किया। प्रत्येक 4 लाइन पर आप पैराग्राफ बदलेंगे। जितनी बार आप लिखेंगे, जैसे ही 4 लाइन आपकी कंप्लीट हो तुरंत आप पैराग्राफ देंगे। बिल्कुल आप ये ध्यान रखेंगे। हेडिंग बकायदा काले पेन से आप डालेंगे।
तो ये अपने परिचय लिख दिया कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसको काजी ने जो है खरीदा था, फिर उसके बाद वो निशापुर में था, पूरी बात अपना लिखेंगे। कुरान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था, इसलिए कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने लिख दिया संघर्ष, हेडिंग डाल दी संघर्ष। अब उसके संघर्ष के बारे में आप बताएंगे कि उसके दो दुश्मन थे, ताजुद्दीन यलदौज और दूसरा कुबाचा, इनसे वो डरता था, तो इस तरीके से वो लाहौर चला गया। आप जैसे और हेडिंग आप बना सकते हैं कि लाहौर को राजधानी बनाना, आप इस तरीके से हेडिंग बना सकते हैं, लाहौर को राजधानी बनाना। अब आपने हेडिंग बना ली, देखिए मन से हेडिंग है। अब उसके बारे में आप लिखेंगे कि उस अमीरों ने, वहां के और उलेमाओं ने उसको दावत दिया, फिर वो लाहौर में रहा, फिर वो लाहौर से कभी भी दिल्ली वापस नहीं आया और लाहौर में ही उसकी कब्र है। इसके अलावा अब आपने क्या लिखा, इसका स्थापत्य लिख दिया आपने। स्थापत्य, तो अब आप स्थापत्य में दिखा देंगे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उसने बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, हातिम ताई के नाम से जाना जाता था, पोलो खेलते, मृत्यु एक हेडिंग डाल सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आए तो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जो है 2.5 पेज आप ना लिख सकें, तो ऐसा हमारे हिसाब से नहीं है, बस आप कितने अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करते हैं। अब क्या है, जैसे आपने हमें बताया स्थापत्य के बारे में, फिर हमने आपको बताया मृत्यु के बारे में उसके लिखना है। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। और एक चीज है, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे ये हेडिंग्स आपने लिखी हैं, हेडिंग्स की आप एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आप, पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक का संक्षिप्त परिचय, आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने डायग्राम बना लिया, ऐसे डायग्राम बना। पहले आप ऐबक के बारे में थोड़ा बहुत जरूर लिखेंगे, लिखने के बाद में आपने डायग्राम बनाना। मान लीजिए 5 हेडिंग है, तो इस तरीके से डायग्राम आप बनाएं। डायग्राम बना लिया, थोड़ा इधर कर लेते हैं, उधर थोड़ा, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आपने डायग्राम बना लिया, ये भी तरीके डायग्राम बनाया। अब आप यहाँ पर क्या लिखा, परिचय। परिचय तो मान लीजिए ऊपर लिख चुके हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे संघर्ष, लाहौर राजधानी, लाहौर राजधानी, स्थापत्य, स्थापत्य, स्थापत्य के बारे बाद में आप लिख दीजिए संघर्ष हो गया, लाहौर राजधानी, स्थापत्य, और इसके बाद आप लिख दीजिए उपाधि, हेडिंग उपाधि भी डाल सकते हैं, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, मृत्यु। तो इस तरीके से आपने हेडिंग। अब ये जो आप डायग्राम बनाएंगे कम से कम 4 लाइन में होना चाहिए, 4 लाइन से ज्यादा डायग्राम आप नहीं, ये सेकंड लाइन आपकी 2 लाइन में और ये 4 लाइन में, 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर एग्जामिनर को लगेगा कि तुम पेज भर रहे हो। तो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक का, जैसे उसने पूछ लिया संक्षिप्त परिचय, तो आधे पेज में आपने 8 लाइन में आपने उसका परिचय दिया, 4 लाइन, उसके बाद 4 लाइन आपने पैराग्राफ चेंज किया, 4 लाइन का फिर से परिचय दिया, तो 4 लाइन आपके ऊपर भर गई, 1 लाइन पैराग्राफ में भर गई, छूट गई, 4 और 4 4 8 1 9, 1 लाइन में क्वेश्चन आपने लिखा है 10 लाइन, उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके आप डायग्राम बनाओगे, तो 11 12 लाइन, फिर 4 12 4 16, उसके बाद एक लाइन में ये लिखोगे तो 17। इस प्रकार आपका पेज पहला भर गया। अब आप सेकंड पेज पे आ जाओगे, ये आपका पेज भरने के लिए होगा नीचे का हिस्सा। फिर आप सेकंड पेज जाओ, आपने हेडिंग डाली संघर्ष। अब आप संघर्ष के बारे में 4 4 8 लाइन, फिर वो लाहौर राजधानी, इसके बारे में 4 4 8 लाइन, फिर स्थापत्य, फिर उपाधि, फिर मृत्यु, इस तरीके से आप, और सब काले पेन से हेडिंग डालें। एक चीज और है कि जैसे आप मान लीजिए ऐबक के बारे में कोई बेहतरीन लाइन आप जानते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बारे में कोई कमेंट वगैरह है, जैसे लेन पूल ने कहा था, जैसे एल्फिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख बादशाह कहा, तो ये लाइन आप लिख सकते हैं उसके बारे में। बलवन के बारे में भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं,
अगर इस दरवाजे से आओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। तो ऐसी अगर कोई लाइन है किसी के बारे में, अगर आप बुक पढ़ते हैं और वो मिल जाती है तो वो आप बीच में काले पेन से लिख सकते हैं नंबर बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज है कि अगर आपके पास हाईलाइनर है तो जो सुआपंखी कलर का होता है हाईलाइनर, उस हाईलाइनर का आप प्रयोग करें तो जो सन वगैरह हैं अगर आप कभी डालें, अगर सन वही डालें जो आपको कंठस्थ हो, तो अगर सन वगैरह आप डालें तो एक पेज में अधिकतम 2 बार आप हाईलाइनर करें। और पूरी लाइन को हाईलाइनर नहीं करना है, जैसे आपने सन डाल दीजिए 1211, इतना आपने क्या कर दिया, हाईलाइनर कर दिया। ठीक है, तो एक पेज में अधिकतम 2 बार से ऊपर आपको हाईलाइनर नहीं लगाना, वो भी केवल एक शब्द पे। इस शब्द पे लगाए, इसका मतलब है कि हम एग्जामिनर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि ये देखिए मैंने सन भी डाला है, इसका मतलब मैंने पढ़ाई की है, मुझे सन याद है। तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमने बात की, इस तरीके का क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि रजिया एक कुशल शासिका थी। रजिया एक कुशल शासिका थी। कुशल शासिका थी। अब आ गया वहां पर, उसमें आगे आ गया सिद्ध कीजिए, इस तरीके से आ गया सिद्ध कीजिए। रजिया एक कुशल शासिका थी, सिद्ध कीजिए। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आप तो रजिया के बारे में पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए आप रजिया के बारे में हेडिंग्स बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप रजिया के बारे में लिखेंगे। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, 36 में गद्दी पर बैठी, 40 तक बैठी, ये वो जो भी था अपना उसके बारे में लिखा आपने, रजिया के बारे में। फिर आपने डायग्राम बनाना है। क्या डायग्राम बनाना है, देखिए 5 हेडिंग है कम से कम, आपने डायग्राम में हमने बताया ये। अब आपने देखिए डायग्राम बनाना है। अब हेडिंग है आपको ढूंढनी है। पहली हेडिंग रजिया का के बारे में आपने लिखा, फिर आप हेडिंग लिख दो रजिया गद्दी पर बैठी, लिखो गद्दी प्राप्त करना, गद्दी प्राप्त करना, गद्दी प्राप्त करने में संघर्ष, क्योंकि उसने संघर्ष किया था तभी तो उसको गद्दी प्राप्त हुई थी। गद्दी प्राप्त करने में संघर्ष, उसमें आप पूरी बात लिखोगे कि उसने लाल वस्त्र पहनकर जनता से समर्थन मांगा, और चूंकि उसके पिता ने उससे अपने जीवन काल में ही उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन उसका भाई गद्दी पर बैठ गया था, तो वो उस समय दिल्ली के बाहर विद्रोह हुए थे, तो रुकनुद्दीन विद्रोह को दबाने के लिए गया था, तो उसी दौरान ये गद्दी पर बैठी थी। तो इस तरीके से वो पूरा वर्णन आप लिखेंगे, गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो है चालिशा का विद्रोह। चालिशा का विद्रोह, जो चालिशा गुट था वहां पर, उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप एक ये भी लिख सकते हैं याकुत से संबंध, याकुत से उसके कैसे संबंध थे, इसके विषय में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप हेडिंग बना लेंगे अल्तुनिया से विवाह, अल्तुनिया से उसने विवाह किया था, ठीक है। अल्तुनिया ये ना हेडिंग लिखो, या कुछ यहाँ पे लिख दो प्रशासन, प्रशासनिक कार्य, किस तरीके से उसने प्रशासनिक कार्य किया। अल्तुनिया से विवाह, फिर बाद में मृत्यु। फिर अंत में आप एक हेडिंग डालेंगे कुशल शासिका के रूप में, आपने डाल दिया। अब उसमें आपको जो आपको अच्छा लगता है कि वो अच्छी शासिका थी या नहीं थी, आपका जो मन हो उस तरीके से आप लिखिए उसको। तो इस तरीके से आप जो है हेडिंग बनाते जाएंगे और 4-4 हेडिंग पैराग्राफ बदल के लिखते जाएंगे। हमारे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन, बलवन द्वारा मंगोल आक्रमणों से बचाव या उसके प्रशासनिक कार्यों का वर्णन, अगर इसमें आ जाए, बलवन की बात आ जाए, तो सबसे पहले आप बलवन के बारे में लिखें, बलवन के बारे में लिखेंगे। बलवन के बाद में मंगोल आक्रमण, उसने सैन्य विभाग का स्थापना की, ये हेडिंग बना सकते हैं। उसके द्वारा चलाई गई प्रथाएं, तो उसमें पैबोस एवं विशेषता प्रथा, रक्त एवं लौह की नीति, इसके बारे में लिख सकते हैं। गुप्तचर विभाग की उसने स्थापना की, किस तरीके से मंगोलों से बचाव उसने किया, किस तरीके से उसने प्रशासन चलाया, बहुत ही सख्त प्रशासन चलाया था, तो ऐसे इसके बारे में लिख सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि बलवन का मूल्यांकन कीजिए।
तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर नहीं डरना है। चौथा क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी पर आ सकता है। 3 क्वेश्चन मैंने इधर बताया आपको। पहला आपका बताया मैंने ऐबक, फिर रजिया, फिर बलवंत। अब आ जाए खिलजी वंश में, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्य व विजयों का वर्णन कीजिए, या आ जाएगा केवल विजयों का वर्णन कीजिए। आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन कीजिए। तो मान लीजिए केवल प्रशासनिक कार्य नहीं पूछ रहा है। अगर प्रशासनिक, पहले तो आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखोगे, कौन था, बचपन का नाम, कहाँ जन्म हुआ, उसका चाचा ये था, कैसे उसने गद्दी प्राप्त की, फिर आप हेडिंग बनाना चालू करोगे। तो अगर प्रशासनिक पूछ रहा है तो उसमें आप उसकी बाजार व्यवस्था भी लिखेंगे, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, ये सब हेडिंग है, हेडिंग बना करके आप लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी विजय, उत्तर भारत के अलग विजय, दक्षिण भारत के अलग विजय। अगर केवल ये पूछ रहा है उसकी विजयों का वर्णन, तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे। पहले आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखें, इसके बाद प्रशासनिक न लिखें आप, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखेंगे। और लिखने के बाद में आपने हेडिंग बनाया, देखिए हेडिंग बनाएंगे आप। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत की उसने 4-5 विजय की थी, उनको आपको दिखाना है विधिवत। और जब ये उत्तर भारत की विजय लिखेंगे, पहले आपने हेडिंग डाल लिया, फिर आप चूंकि उत्तर भारत, उसके बाद में देखिए आप मलिक काफूर का भी बीच में वर्णन करेंगे, क्योंकि अब मलिक काफूर आएगा तो वो दक्षिण भारत की विजय करेगा, दक्षिण भारत की विजय करेगा। अब आप दक्षिण भारत की विजय का हेडिंग आपने डाला। फिर इसके बाद में आपने, अब यहां पर उसका प्रशासन नहीं पूछ रहा तो क्या, तब भी लिख दो, तो 4 पेज पूरे करने। आज में मृत्यु। अब आपने हेडिंग डाली उत्तर भारत की विजय, ये तो आपका डायग्राम होगा, फिर से आप हेडिंग डालोगे उत्तर भारत की विजय, क्योंकि इसके बारे में लिखना है। तो आपने हेडिंग डाली उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय जब आपने हेडिंग डाली, तो यहां पर फिर से आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। यहां पर आपने क्या लिखा, सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, जैसलमेर, रणथंभौर, फिर आपने लिखा चित्तौड़। इस तरीके से आपने लिखा, तो 4 लाइन में ये आपके भर गया। फिर आपने गुजरात के बारे में लिखना शुरू किया हेडिंग डाल के, जैसलमेर, फिर रणथंभौर, चित्तौड़। ऐसे जब दक्षिण भारत आए तो वहां पे भी इसी तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। आप लिखेंगे देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, वारंगल, चारों आप लिख देंगे। अगर पूरा पूछ रहा है, प्रशासनिक पूछ रहा है, विजय नहीं पूछ रहा है, तो प्रशासनिक में आप यहां पहले प्रशासन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था के बारे में लिखेंगे, फिर सैनिक प्रथा, हुलिया प्रथा, फिर दाग प्रथा, फिर एक हेडिंग विजय भी लिखेंगे। विजय में फिर ये शॉर्ट करके लिख देंगे, दोनों दक्षिण भारत उत्तर भारत की दोनों विजय को शॉर्ट करके लिख देंगे। फिर मृत्यु। जैसे आप हेडिंग बना करके अच्छे तरीके से लिख सके, या आपके ऊपर निर्भर करता है। तुगलक में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर पूछेगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताएं, यानी उसने जो भी काम किया वो सब सारे असफल रहे थे, ठीक है। तो पहले आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखो, उसके बाद में हेडिंग बना दीजिएगा, उसने 5 कार्य किए, 5 उसके असफल हो गए, सारी योजनाएं उसके असफल हो गई, ठीक है। उसमें यह आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में जितनी भी योजनाएं चलाई वो सभी असफल रही। सिद्ध कीजिए शब्द लग गए तो डरना नहीं। आपने डायग्राम बनाना, डायग्राम में आपने पहला लिखा दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, इस तरीके से आपने लिखा दोआब में कर वृद्धि। सेकेंड हेडिंग आपने लिखी राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। तीसरा आपने लिखा सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। चौथा आपने लिखा खुरासान अभियान, खुरासान अभियान। फिर आपने लिखा कराचिल अभियान, कराचिल अभियान। इस तरीके से आपने लिख दिया।
ठीक है। अब आप दुआ में कर वृद्धि हेडिंग डालिए, इसके बारे में लिखिए, इसके बारे में ऐसे लिखिए। और जब आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिख रहे होंगे तो आप लिख देंगे कि ये बहुत बड़ा विद्वान था, ग्रेजुएट था उस समय का, हिंदुओं के त्योहार होली और दीपावली में भाग लेने वाला पहला शासक, पहला ऐसा सुल्तान जो निजामुद्दीन औलिया और बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी के दरबार पे गया था। इसी के दरबार में जैन विद्वान जय जो है हरिविजय सूरी और राजशेखर ये रहते थे। इसके जैन प्रभा सूरी रहते थे, तो ये इनके दरबार में रहते थे। तो ये कुछ चीजें लिख सकते हैं। एल्फिस्टन ने इसको पागल बादशाह कहा था, तो लिख करके अंडर हाईलाइटर कर सकते हैं। 15 में 15 नंबर क्यों नहीं आएंगे? आप लिखिए अच्छी तरीके से डायग्राम बना करके, देखते नहीं आएंगे, देखते कम रोक लेगा तुम्हारे नंबर। 4 पेज में लिखिए कम से कम, अच्छी हेडिंग में और काले पेन से बढ़िया से बना करके। फिरोज तुगलक के कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा कीजिए। इसने कल्याणकारी कार्य बहुत से किए थे। कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा, इंक खत्म हो रही है। कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा कीजिए। अब पहले आप फिरोज तुगलक के बारे में लिखोगे, फिर आप हेडिंग इसमें भी बना सकते हो। हेडिंग सबसे पहले लिखोगे नगर व्यवस्था, 300 नगर उसने बनाए, उसने 5 जो इंपॉर्टेंट नगर थे वो आपको लिखने हैं। फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोज शाह कोटला, ये सारे लिखोगे आप। फिर उसके बाद जो उसने स्थापत्य बनाए उसमें बाग, नहर की अलग हेडिंग डालो, उसमें 5 नहरें उसके अलग दिखाओ। इसके बाद जो उसने बहुत सारे विभाग बनाए थे उसकी हेडिंग अलग डाल लो। इस तरीके से आप जो है इसको उसके कल्याणकारी कार्यों को कर सकते हैं। कितने सारे कार्य हैं, नहर का एक अलग बना लीजिए उसका हेडिंग, उसमें सारी नहरें दिखाइए। और नगर की स्थापना जो 300 नए नगर, उसमें 5 इंपॉर्टेंट वाले वो नगर स्थापना अलग दिखाइए, नहर अलग दिखाइए। स्थापत्य में उसके जो मस्जिदें और बाग वगैरह बनाई थी वो, और विभाग इतने सारे उसने बनाए थे, दास विभाग, खैरात विभाग, इस्तियाक विभाग, ये सब उसने जो है अलग बनाए, सब दिखाइए। फिरोज तुगलक वाला इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले फिरोज तुगलक के बारे में लिखेंगे, कौन था, रज्जब का पुत्र था, गयासुद्दीन तुगलक का जो है कि भाई का लड़का था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन जैसे आएगा कि बहलोल लोधी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। बहलोल लोधी की उपलब्धियां, तो बहलोल लोधी के बारे में जो है आप लिखेंगे, पूछ सकता है। यहाँ पर बहलोल लोधी के बारे में भी पूछ सकता है, और सिकंदर लोधी बटे कर दे रहे बटे सिकंदर लोधी की उपलब्धियों के बारे में भी पूछ सकता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो आपके आने ही आने हैं। पहला है सल्तनत काल के विघटन के कारण, सल्तनत काल के पतन के कारण। बहुत सारे कारण हैं, इसमें तो आपको हेडिंग ही मिल जाएंगी। पहला कारण आप हेडिंग बना के लिखे, कम से कम 7-8 हेडिंग लिखिए। पहली हेडिंग अयोग्य उत्तराधिकारी। कोई भी वंश काल हो, चाहे सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे मौर्य काल हो, कोई भी काल हो, अगर उसके पतन का कारण लिखोगे तो पहला आप हेडिंग यही डालोगे, अयोग्य उत्तराधिकारी। आपने हेडिंग डाली अयोग्य उत्तराधिकारी। अब इनके बाद दूसरी हेडिंग में आप डालोगे, अगर इसका पता ना जाए तो आप पहले मैं हेडिंग लिखे दे रहा हूं, अयोग्य उत्तराधिकारी। लिख देना इसके अयोग्य उत्तराधिकारी थे, इसलिए इसका पतन हुआ। बहुत सारे अयोग्य उत्तराधिकारी इसमें आपको मिल जाएंगे। दूसरा आप इसमें लिखोगे सल्तनत काल के पतन के कारणों में आप लिखेंगे अयोग्य हो गया। फिर इसमें आप लिखेंगे बलवन की नीतियां, क्योंकि बलवन ने चालीसा का दमन किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे सरदार जो थे वो नष्ट हो गए थे। अगर वो शक्तिशाली सरदार होते तो सल्तनत काल और आगे तक नहीं चलता। तो उसकी भी नीतियां थी। दूसरा था आपको फिरोज तुगलक की नीतियां, फिरोज तुगलक की नीतियां। इनकी नीतियां कैसे, इन्होंने 2 काम किए। जो पहला, जब ये गद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने जो राज्य स्वतंत्र हो गए थे उनको जीतने का प्रयास नहीं किया। और दूसरा काम इन्होंने किया था, जो सैनिकों के पदों को वंशानुगत कर दिया था, और भ्रष्टाचार को इन्होंने खुद बढ़ावा दिया था। लोगों से कहते थे घूस दो। तो ये 3-4 बातें इनकी जो थी वो इसकी वजह से। इसके अलावा आप मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां भी लिख सकते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां भी जो थी इसके पतन के उत्तरदायी थी। तो ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। इनकी नीतियां भी पतन के लिए उत्तरदायी थी। दूसरे क्या था कि आप ये लिखेंगे कि मुगलों की सैनिक, विलासी सैनिक, जब पतन की बात आ जाए तो आप कुछ कोई भी हेडिंग, क्योंकि इनके सैनिक विलासी थे, नहीं मुगलों के बच्चा सैनिक इनके चुस्त दुरुस्त, तभी तो हारे थे मुगलों से। तो इनके जो सैनिक थे वो विलासी थे। ठीक है, साधनों का अभाव या शस्त्रों का अभाव, इस तरीके हथियारों की कमी, शस्त्रों का अभाव, इस समय में शस्त्रों का अभाव इन लोगों के पास था। सेना का संगठित ना होना, ये सब चीजें आप कई भी हेडिंग लिख सकते हैं। आप इस तरीके से सल्तनत काल के पतन के कारणों पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। सल्तनत काल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक दशा का वर्णन करें। तो इसमें तो आपको हेडिंग मिल गई, सामाजिक हेडिंग, और इसका भी डायग्राम आप बनाओगे। ऐसे खींचो, उसमें डायग्राम बनाओ, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। समाज में आप दिखाओगे समाज दो भाग में था, हिंदू मुस्लिम। राजनीतिक में दिखाओगे जितने उसके विभाग हैं सब विभाग दिखाओगे, शुरू से लेकर के। बलबन से शुरू कीजिए, उन्हें सेना विभाग बनाया और जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ, फिर उसके बाद दीवाने मुस्तकरा जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, फिर उस तुगलक ने जितने विभाग बनाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही, फिर जितने विभाग शुरू से आखिरी तक उन्हें सब दिखाइए। राजनीतिक दशा में, धार्मिक दशा में आप दिखाइए जो धर्म था उस समय चलता था, किन किन देवताओं की पूजा होती थी, हिंदुओं में किन की पूजा होती थी ये भी दिखाइए, मुस्लिमों में किन की पूजा होती थी ये दिखाइए। आर्थिक दशा में जो कृषि था सबसे पहले, उसके बाद पशुपालन था, उसके बाद जो है सेना में जो लोग नौकरी करते थे वो, ये सब जो है आर्थिक कारण थे। इसके अलावा इतना तो आप लिखोगे। अब इसमें आप पूछोगे सर स्थापत्य का क्या कार्य है, स्थापत्य हेडिंग डालकर आप उस समय सल्तनत काल की स्थापत्य दशा का वर्णन भी कीजिए। कला के बारे में भी आप लिखिए, संगीत के बारे में भी आप लिखिए। दिक्कत क्या है, नहीं पूछ रहा तो क्या आपको 4 पन्ने 4.5 पन्ने लिखने हैं? स्थापत्य के बारे में लिखिए, कला के बारे में लिखिए, संगीत के बारे में लिखिए, व्यापार के बारे में आप लिखिए। व्यापार तो आपका आर्थिक में हो ही जाएगा। इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, सल्तनत काल की सामाजिक, आर्थिक और सल्तनत काल के पतन के कारण। इसके अलावा जैसे आप आ गया कि महमूद गजनबी के आक्रमणों के प्रभाव लिखिए। ये आ गया आक्रमण, हालांकि ये शायद आपके सिलेबस में, हालांकि अगर 712 से बोलेंगे तो ये आ सकता है, अदरवाइज जो नई बुक है अगर उसके हिसाब से लेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। महमूद गजनबी के आक्रमणों के प्रभाव लिखिए। तो महमूद गजनबी के जब आक्रमण है बहुत ज्यादा, ये 7.5 नंबर में आएगा। तो सारे आक्रमण उनके लिखिए, जो हमने इंपॉर्टेंट आक्रमण है वो तो जरूर लिखिए, सारे बात लिखिए। तो पहला जो इन्होंने पेशावर पे किया है वो आप लिखिए, जो अंतिम वाला है वो आप लिखिए। इसके बाद आक्रमणों के प्रभाव, क्या प्रभाव रहे? प्रभाव इसका यही रहा है कि इसका काम था लूटमार करना। हमारे यहाँ जो पूरा भारत छिन्न भिन्न हो गया, बहुत सारी संपदाएं यहाँ से लूट ले गए। तो ये सब लिखना है आपको, और डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए, ताका झांकी नहीं करनी है पेपर में, मन लगा करके आप लिखिए। और ये वीडियो आप तक पहुंच रहा होगा तो आप लोगों का एक मैं दायित्व दे रहा हूं कि जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं क्लास के स्टूडेंट्स, उन तक ये वीडियो आपको पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। उसको शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी देखें कि किस तरीके से हमें वहां लिखना है और उनका मनोबल भी ऊंचा हो सके। और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चंस की कोई हेडिंग समझ में नहीं आ रही है आपको, तो आप वो हमसे जो है फोन करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चंस अगर आप लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए आप समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसकी हेडिंग कैसे बनेगी, तो वो हेडिंग्स भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल लिखकर आइएगा, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखकर आइए। डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाइए। कोई अच्छी लाइन मिल जाए, गोल्डन लाइन, तो उस लाइन को लिखिए। सन वगैरह अगर आपको क्लियर याद हो तभी लिखिएगा, और लिखिएगा तो उसको हाईलाइनर कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से लिखिए, अच्छे पेन से लिखिए, साफ राइटिंग में लिखिएगा। बहुत दूर दूर भी नहीं लिखना है, बहुत पास पास भी नहीं लिखना है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए और कूल माइंड से पेपर दीजिए। और आप सभी को अग्रिम 12 तारीख की परीक्षा की शुभकामनाएं। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जो सेकंड पेपर का होगा, लेकिन सेकंड पेपर का वीडियो उस बाद में बनाएंगे। कल तक मैं देखता हूं कि जो मैंने बताया है इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, क्या कमेंट रहते हैं। सभी लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर कमेंट आपके अच्छे से आ गए तो ये मैं फिर अगला वीडियो सेकंड पेपर का बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको आपको कैसे तैयार करना है। उनके बारे में भी मैं तैयार करने की विधि आपको बताऊंगा, यानी लिखने की विधि मैं आपको बताऊंगा। और एक ये गोल्डन अवसर है आपके जीवन का, एक सुनहरा अवसर है, इसे आप भुनाने का प्रयत्न करें। और ये पेपर आप बार बार नहीं देंगे जीवन में, एक ही बार देंगे। तो इसलिए इतने अच्छे नंबर आए इस बार आपके कि लखीमपुर के जितने अदर डिग्री कॉलेज, मान लीजिए कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में मैंने देखा कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, ऑनलाइन की पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं की है, एक डेढ़ पन्ने बच्चे लिख करके जा रहे हैं, उनको लग रहा है हम इतने में ही पास हो जाएंगे। देखिएगा 40% से 45% से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट ओवरऑल पूरे लखीमपुर, यहाँ तक कि मैं तो वाईडी कॉलेज को भी टक्कर दे दूंगा, वाईडी कॉलेज से भी अच्छा जो है रिजल्ट हमारे विद्यालय के बच्चों का आए। बस आप लोग मन से लिख कर आइएगा, मेहनत से लिख कर आइएगा, कोई भी कॉन्फिडेंस आप लेवल आपको लूज नहीं करना है। कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप जो है हमसे पूछ जरूर लीजिए पेपर से पहले। हालांकि पेपर में हमारी ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट टीचर की पेपर में ड्यूटी नहीं लगती है और अदर टीचरों की रहेगी, तो सब अपने ही लोग हैं, अपना ही सेंटर है, तो कहीं कोई घबराहट वाली बात आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, हिचक नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अग्रिम पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए और हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।